हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा ये डाउट था कि आप बोले जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा और बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एनर्जी पैकेट्स होते हैं। लेकिन हम्म। फिर आप ना उसके बगल में एक और एक्सप्लेनेशन दिए कि एक चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करा रहे थे और बोले कि दिस इज इक्वल टू एच म्यू, पर एच म्यू इज इक्वल टू एनर्जी पैकेट्स, तो फिर वो उसके इक्वल कैसे हो रहा है? देखो, कभी भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो एक रेडिएशन छोड़ता है। दैट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उन पैकेट्स के ऑफ एनर्जी किसके बराबर, उन पैकेट्स की एनर्जी किसके बराबर होगी? एच म्यू एच के म्यू। बराबर। बस यही सिंपल सी बात है। और सर उसमें ना मेरा ये वाला चैप्टर में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको दोबारा वीडियो देखना पड़ा। तो आप हाँ उसमें तो बता रहे थे कि प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो हम्म। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हुआ कि एनर्जी को क्वांटाइज करने के लिए, वहां पर आपने अगर वीडियो में देखा होगा, हाँ। एनर्जी को क्वांटाइज करने के लिए प्लैंक ने अपना एक मेथड दिया था कि पैकेट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगा। जो एनर्जी का पैकेट होगा उसकी वैल्यू हाँ। कितने के बराबर होगी, तो वो कितने बराबर होती है? एच म्यू के बराबर। और जो एच होता है उसको हम लोग क्या बोलने लगे, प्लैंक ने अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू दी, उसको बोल दिया एच के 6.69 बराबर। वाला। वो क्या है? 6.64 इन 10⁻34। उस कांस्टेंट का नाम प्लैंक्स कांस्टेंट है। अच्छा। डन। हाँ। हाँ सर, आ गया समझ। चलिए, अब हम लोग आगे स्टार्ट करें। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन किए नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें। ठीक है। श्रेया, आप 7 से 8 फ्री हो? हेलो। क्लास है। 7 to 8 फ्री हो तो उस टाइम में आपके सारे डाउट्स ले लूंगा मैं एक साथ, ठीक है? तो क्लास है। क्लास है। ओके। तो फिर मुझे पेन एंड पेपर पे ही करके देना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं कोशिश। तो कभी आप एक्स्ट्रा क्लास लगा दो, मतलब। संडे को। हाँ, लगा दो। ठीक है, मैं आपको संडे टाइमिंग सेंड कर दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग मुझे बता देना किस टाइम फ्री हो। संडे को मैं फ्री हूँ, तो उसके ओके सर। अकॉर्डिंग आप मुझे बता देना, जिस टाइम भी आपको सही सुटेबल हो उस टाइम आप बता देना। हाँ, ओके सर। ठीक है। सो लास्ट क्लास हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे। मैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एच म्यू डाल रहा था मेटल सरफेस के ऊपर, और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर इस प्लेट पर जा रहा था और आपके पास करंट नोटिस हो रहा था। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली अगर एक एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ये एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है मुझे, किस वे में निकाल सकता हूं? आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब एनर्जी किसी भी वे में सप्लाई कर सकते हो। आप इसको हीट अप कर सकते हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो हीट करके, उससे आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? प्रेशर अप्लाई करके भी एनर्जी दे सकते हो। आप जबरदस्ती का इतना प्रेशर अप्लाई करो कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए। और तीसरा मेथड क्या होता है? लाइट के थ्रू, फोटॉन्स के थ्रू एनर्जी सप्लाई करना। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली एक रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन पे डालेंगे, और अगर ये रेडिएशन सफिशिएंटली हाई एनर्जी की हुई तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब एक मेटल सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा मेटल सरफेस पे अगर हम एक रेडिएशन डालते हैं और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं साथ साथ आपको डेफिनेशन लिखवा भी देता हूं।
आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहां पर डेफिनेशन क्या होगी? लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम मेटल, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक डेफिनेशन आप साथ साथ लिख लीजिए। When a light of certain frequency strikes the surface of a metal, electrons are ejected from metal. This phenomena is known as photoelectric effect. हो गया? चलिए, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो क्या थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, याद है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी नाम की कोई चीज बताई थी आपको, वो क्या था? अरे कोई तो बोलो, तुम सब तो साइलेंट हो गए। Energy required to remove an electron from a neutral gaseous isolated atom. बिल्कुल सही है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एनर्जी जो होती है ये काफी कम होती है, सच एज सीजियम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एनर्जी काफी कम होती है, तो अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पे इस प्लेट पे, तो उन मेटल्स से इलेक्ट्रॉन निकलना काफी इजी होता है। मतलब आप कम एनर्जी की रेडिएशन भी डालोगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जिससे निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो उसमें बहुत हाई एनर्जी की रेडिएशन डालनी पड़ती है। सिमिलर फिनोमिना आपका किसके अंदर यूज होता है? सोलर सेल के अंदर। सोलर सेल सुना है? सोलर हाँ। सेल, सोलर सेल में अगर आप क्या करते हो, बेसिकली आपको एक करंट जनरेट करना होता है, तो मेटल सरफेस होती है आपके पास, यूजुअली सिलिकॉन सरफेस यूज करते हैं वहां पे, सिलिकॉन या उसका कोई कंपोजिट। तो सिलिकॉन सरफेस यूज करते हैं। सिलिकॉन सरफेस पर लाइट गिरती है, लाइट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी, और वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन करंट की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट? तो इस तरह से मल्टीपल छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें, और उनका नेट करंट मिला के काफी ज्यादा हो जाता है। सेम फिनोमिना पे काम करता है। यहां पर इसके लिए इस मेटल से जो इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे बोलते हैं फाई। फाई किसके बराबर है? इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। Work function is the minimum amount of energy required to remove an electron from a metal surface. Minimum amount of energy of radiations, या ऐसे बोल सकते हो minimum amount of क्या क्या बोल सकते हैं, the minimum energy of radiations required to remove an electron from a metal surface. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फाई के बराबर है।
नोट डाउन कर फाइव लो। तो 0 के इक्वल होता है, 5 0 के इक्वल कब से होने लगा? मतलब ब्लैंक होता है ना, ये किसने कहा? सेट्स में था। अरे भाई 5 ब्लैंक सेट से अब यहाँ के 5 को रिलेट करोगे? यहाँ 5 सिंबल है, वहां सेट था। अच्छा, यहाँ 5 एक सिंबल है, यहाँ 5 जस्ट एक सिंबल है। वर्क फंक्शन को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं उसे 5 बोला गया है। सो 5 जस्ट एक सिंबल है आपका। और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन। 5 एक सिंबल है, उस चीज को बोलते हैं वर्क फंक्शन। एंड वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो क्या हो जाएगा? 5। हाँ जी, आशय तो आ गया है, ठीक है। सो फाइव इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक और चीज होती है न्यू नोट। एच न्यू नोट इज इक्वल टू 5। बेसिकली 5 मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। और रेडिएशन के केस में बात करूं, जो ये रेडिएशन आपकी गिर रही है, इस केस में आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन की जो एनर्जी चाहिए होगी ना, वो 5 के बराबर होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 5 मेटल से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो रेडिएशन के लिए भी उतनी ही एनर्जी आपको चाहिए होगी। अगर आप रेडिएशन के लिए चेक करने जाएंगे तो रेडिएशन के लिए भी 5 के बराबर ही एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो रेडिएशन रिमूव कर पाएगी इलेक्ट्रॉन को। ठीक बोल रहा हूं? रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को तभी रिमूव कर सकती है जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन सप्लाई कर रही हो 5 के बराबर। और आप क्या बोलोगे? उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? न्यू नोट। और इसे क्या बोला जाता है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से बोला जाता है। ये बात आई समझ? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ frequency of radiations required to remove an electron from a metal surface। फाई क्या होगा? वर्क फंक्शन। न्यू नोट क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये काम कहां आएगा? मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लिख रहा हूं। हाँ जी आद्या, अब तक कोई डाउट आया? हाँ, ये थ्रेश वाला समझ ही नहीं आया। या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आया? हाँ,
आपके पास हो क्या रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक रेडिएशन गिर रही, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा? फाई के बराबर, 5 के इक्वल, हाँ। है ना? और इस रेडिएशन का एनर्जी कितना होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाए, कोई काइनेटिक एनर्जी चाहे ना हो, लेकिन कम से कम इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो रेडिएशन का एनर्जी कितने बराबर हो जाएगा? वहाँ पे आप वैल्यू लिखे हैं एच म्यू। एच म्यू तो मैंने बोला है कि रैंडम कोई भी हो सकता है। एच म्यू का क्या मतलब है? म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी भी फ्रीक्वेंसी हाँ। हो सकती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना है तो आपको कुछ हम एनर्जी की वैल्यू चाहिए होगी, और वो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? फाई के बराबर। हाँ। अगर आपको मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना है तो एक रेडिएशन गिरेगी, तो रेडिएशन की मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि फाई के बराबर हो। उससे ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। लास्ट क्लास अपना डिस्कशन हुआ था ये बात। हाँ। अगर सिर्फ इतना ही है फाई के बराबर, तो मैं उस केस में न्यू को क्या बोलने लगता हूं? न्यू नोट। और उस फ्रीक्वेंसी का भी एक नाम दे दिया, उसको बोल दिया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency is the minimum frequency required to remove an electron from a metal surface. सर मतलब जो रेडिएशन आप उसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए, वो 5 के इक्वल उसका मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, आप ये बोल रहे थे। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल, उस 5 का वैल्यू एच म्यू के इक्वल होगा। हाँ, एच म्यू मोर। एच म्यू, और उसके बाद वाला वर्ड क्या था? मोर या मोल क्या? एच म्यू नोट, नोट नोट नोट, जीरो जो नॉट। नीचे लगाते हैं। अच्छा ये जो नीचे जीरो लगा रखा है, ओ या नोट। अच्छा, तो मतलब उसका वैल्यू एच म्यू नोट के इक्वल होगा, और अगर उससे ज्यादा वैल्यू होता है तो वो तो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक चला एनर्जी जाता फॉर्म है। में चला जाएगा। तो सर जरूरी है कि हम लोग मिनिमम एनर्जी 5 के इक्वल ही, उससे ज्यादा लगा देंगे तो? मिनिमम एनर्जी फाई के ज्यादा, मतलब मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हुआ? एक नहीं वैल्यू मतलब होगी। हाँ, मिनिमम से ज्यादा मतलब उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अगर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 5 से काम नहीं चलेगा फिर? तो जो जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, उसको फाइव बोल देंगे। अच्छा मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू नाम कुछ भी हो फाई दे दे। सकता है। हाँ, अच्छा अब आ चाहे गया वो समझ। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कुछ भी वैल्यू हो, नाम क्या हो उसको जाएगा 5 आपका? बोलेंगे। फाइव। तो हमको लगा ये अलग है। नाम सिर्फ बदल दिया है, नाम रख दिया फाइव। आया अभी? हाँ सर आ गया। और फ्रीक्वेंसी का नाम रख दिया न्यू नोट, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। सो एक डेफिनेशन और लिख लेना, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अभी तक मैंने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अच्छा सर, ये मीटिंग अभी स्टार्ट हुई थी क्या, या मतलब पहले ही हो गई थी? हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? सर, आशा बोल रहा हूँ। हाँ आशा बोलो। सर कह रहा था कि मीटिंग अभी स्टार्ट हुई थी या पहले ही हो गई थी? पहले हो गई थी एग्जैक्ट टाइम पे। 5:30 में सर। हाँ, वो तब इधर ही मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा था। तुम्हारा क्या हुआ? इधर पता है सर, मैं जूम काम ही नहीं कर रहा था, मैं बार बार वो लिंक पे, पहले तो सर मैं लैपटॉप फ्रीज हो गया, मैं 5:28 के आसपास ज्वाइन किया, तो ओके फिर ओके। 5:35 तक मैं लैपटॉप ठीक हुआ तो जूम ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो हम्म। अभी आपने जब अभी दूसरा लिंक आपने भेजा था ना, तो उससे मैंने फिर ज्वाइन किया, तब हुआ। उसके बाद फिर उधर से जूम का आ गया कि अनएक्सपेक्टेडली योर जूम हैड स्टॉप्ड वर्किंग, सो ओके, रिपोर्टेड टू जूम, तो मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो उससे हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, फाइनली हो तो गया। हाँ, आपके यस सर। सामने इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन कुछ लिखी हुई है, पढ़िए एक बार। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन कम आउट एज सुन एज लाइट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। स्ट्राइक करते ही निकल जाता है, बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है।
मतलब जैसे ही लाइट गिरेगी उसी सेकंड फोटोन एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सेकंड देखिए, द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एबल टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? अभी अभी लॉजिक मैंने आपको दिया कि मेटल सरफेस को एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक मिनिमम एनर्जी की अगर आप लाइट सप्लाई नहीं करोगे, उससे कम की लाइट सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट सप्लाई करोगे, नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। थ्रेशोल्ड ज्यादा वर्ड यूज होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट पे आ गया है, which can just cause the ejection। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे ही आप सप्लाई करोगे इजेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज विद द नेचर ऑफ मेटल। मेटल जो होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास सीजियम है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग आएगा, लिथियम है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग आएगा, कॉपर के लिए अलग आएगा, गोल्ड के लिए अलग आएगा, सिल्वर के लिए अलग आएगा, क्रोमियम के लिए अलग आएगा, टंगस्टन के लिए अलग आएगा। तो हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होता है। सो इट्स ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मेटल। मेटल की सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा। यहां पर एक लाइन लिख रखी है, ब्लू लाइट रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन देन रेड लाइट। ये क्यों? इस लाइन को एक्सप्लेन करने का किसी में है पोटेंशियल? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इस लाइन को? ब्लू लाइट रिजल्ट्स इन फास्टर इलेक्ट्रॉन देन रेड लाइट। फ्रीक्वेंसी की वजह से, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। हाँ, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। विबग्योर अगर आप देखोगे, अगर आप विबग्योर देखोगे तो आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, जबकि ब्लू लाइट की कंपैरेटिवली जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ब्लू लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विद ए वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वहां पर ज्यादा आएगी क्योंकि आपके पास एच न्यू की वैल्यू ज्यादा है, फाई की वैल्यू आपकी फिक्स है। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस केस में थोड़ी ज्यादा आएगी। सो फास्टर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। Photoelectric current is increased with increase in intensity of light of same frequency। ये क्या है? इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अच्छी चीज है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएं तो इंक्रीज होता है। अब आप देखिए, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे पहुंचेगा उतना ज्यादा करंट की वैल्यू आएगी। जितना ज्यादा चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे पहुंचेगा उतना ज्यादा करंट की वैल्यू। बात समझ आई या नहीं? हाँ। तो ज्यादा चार्ज कब आएगा? जब आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं। Number of photons should be directly proportional to number of electrons ejected। क्योंकि जितना ज्यादा फोटोन होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके स्ट्राइक करे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जितना ज्यादा फोटोन आपके पास होगा
उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा फोटोन होंगे तो ज्यादा स्ट्राइक करने की एबिलिटी होगी इनके पास, और इलेक्ट्रॉन के निकलने की, क्योंकि मल्टीपल एटम्स हैं, बहुत सारे मेटल सरफेस के अंदर। अगर आप 1 ग्राम भी मेटल का लेते हो तो मेटल सरफेस के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाते हैं। कभी आपने कैलकुलेट तो करके देखा है मेरे ख्याल से काफी बार मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि कितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा सप्लाई कर दो आप। इंटेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है कि सेम एनर्जी के फोटॉन्स ज्यादा अमाउंट में सप्लाई करें, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोटोन सप्लाई करने पड़ेंगे। जबकि अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो लाइट को ही चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने क्या मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचेंगे और करंट का वैल्यू ज्यादा आएगा। लेकिन ये चीज एक लिमिट तक ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आपके पास लिमिटेड है तो नंबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एटम्स हैं तो लिमिटेड ही। मेटल हम लोग चेंज थोड़ी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेटल ऐड किए जा रहे हैं, तो है तो लिमिटेड ही। तो एक लिमिट तक तो बढ़ेगा ये वैल्यू, जैसे जैसे आप फोटोन बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट पे जा रहा होगा कॉन्टिन्यूअसली। तो उस केस में क्या हो जाता है, आपके पास एक कांस्टेंट की तरफ चला जाता है। उसको कर्व में भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है कर्व, क्या होता है। बेसिकली अगर मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये शायद आप नोट सर आप ब्लू और रेड लाइट में बता रहे थे ना डिफरेंस, वो समझ नहीं आया। आद्या, ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, या रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? रेड का तो सबको पता होता है। वैल्यू नहीं याद है। वैल्यू नहीं याद है? 8th क्लास में आती है 7200, हाँ 720 नैनोमीटर या 7200 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है। अच्छा वेवलेंथ। सो वेवलेंथ कितना होगा, 7200 एंगस्ट्रॉम या 720 नैनोमीटर। आपको पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। परफेक्ट। सो दैट मीन्स न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। परफेक्ट। आपके पास विबग्योर अगर आप देखने जाते हो तो इसमें से जब इससे इस डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग तो क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। वॉयलेट की वेवलेंथ 3600 के आसपास होती है, जबकि रेड की वेवलेंथ 7200 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है आद्या? हाँ तो यहां से इस तरफ क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर वो तो कम होने लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी इस तरफ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, है ना? हाँ ये इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरो एरो का साइन देखो, उस तरफ एरो इस तरफ था, उस केस में एरो इस तरफ था। तो यहां पे देखोगे वॉयलेट से रेड की तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। लेकिन उल्टा बात करूं मैं, रेड से वॉयलेट की तरफ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, आपको पता है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट सप्लाई करोगे। मान लो आपने क्या सप्लाई किया, रेड लाइट सप्लाई किया। रेड लाइट सप्लाई किया तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो उसने सप्लाई कर दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, कुछ आएगा वैल्यू? नहीं।
हाँ आएगा। आएगा, वैल्यू तो कुछ आएगा। तो वैल्यू कुछ आया काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन जैसे ही मैं ब्लू लाइट सप्लाई करता हूं तो ब्लू लाइट की एनर्जी रेड लाइट से काफी ज्यादा है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगा कम आएगा? सर वो जो आप अभी बताए कि रेड लाइट जब जाएगा तो फिर उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, और अगर सारा यूटिलाइज हो गया और कुछ बचा ही नहीं तो अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होगा। तो हम लोग को कराना क्या है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ही तो कराना है। लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से जा रहा है। अच्छा, इस मतलब केस ज्यादा में स्पीड फास्ट वाला। इलेक्ट्रॉन। हाँ, मुझे काइनेटिक एनर्जी चेक करना है। तो काइनेटिक एनर्जी चेक करने के लिए क्या करेंगे कि आप चेक करोगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो इस केस में रेड के केस में, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रेड के केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया, ब्लू के केस में काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए कि या कम होनी हाँ चाहिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा तो होगी। उसका बहुत ज्यादा है। हाँ तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लू के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा ज्यादा होगा, तो ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पे पहुंचेंगे। हाँ सर, आ गए आप समझ। आ गया? हाँ, इस चैप्टर में हमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, हम दोबारा रिपीट करके देखे सारा वीडियो। कोई बात नहीं, जहां भी दिक्कत आए पूछ लिया करो, ठीक है? हाँ केमिस्ट्री में एक चीज जरूर होती है, केमिस्ट्री में चैट पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेटर होता है कि या तो एक्स्ट्रा क्लास ले लो या कॉल पे बात कर लो। जैसे आपने क्वेश्चन भेजे और डायरेक्टली चैट पे आंसर करने से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे को समझ ही नहीं आता है, कैलकुलेशन करके दे देते हो, लेकिन बच्चे क्लिक करना दिक्कत कर जाता है। तो आज तुम्हारे साथ मोस्टली वो होता है, श्रेया समझ लेती है, लेकिन तुम्हारे साथ एक दिक्कत आती है कि तुम्हें चैट में समझाना मुश्किल हो जाता है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, तो क्लास के बाद पकड़ लिया करो मुझे, ठीक है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं, मुझे क्या करना था। इस तरफ मैं इंटेंसिटी प्लॉट कर रहा हूं, यहां पर कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी वर्सेस करंट मैं प्लॉट करूं तो जीरो से शुरू होगा और धीरे धीरे, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, बाद में कांस्टेंट की तरफ चला जाएगा। ये कैसे आएगा, इस कर्व को मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, जो करंट ऑब्टेन्ड होता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद एक सैचुरेशन आ जाएगी, मतलब वो मैक्सिमम एक करंट ऑब्टेन हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, आई नोट और सैचुरेशन करंट। करंट को आई से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, शायद आपको पता होगा ये चीज, हाँ पता है। ठीक है? इस कर्व में किसी कोई डाउट है तो बता देना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे तो इक्वेशन क्या थी आपकी, एच न्यू इज इक्वल टू के ई प्लस फाइव। फाइव इज ए कांस्टेंट।
यहां से आप क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, y इज इक्वल टू एम मैक्स माइनस सी। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना आता होगा, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना सीखा है क्या आपने? अरे बताओ तो सही कुछ, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन प्लॉट हाँ, करना आता है? इक्वेशन प्लॉट करना आता है, वो एक्स और वाई का वैल्यू जो निकालते थे बस। सो इक्वेशन प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच में चेक करना था। अब न्यू का वैल्यू, जब एच न्यू का वैल्यू 5 से कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना रहेगा, 0। न्यू का वैल्यू या एच न्यू का वैल्यू आपका 5 से कम रहेगा, क्योंकि आपको पता है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर आपने उससे कम एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही छोड़ दो। काइनेटिक हाँ। एनर्जी की बात कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा तो आप काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं करोगे, 0 होगा, है ना। तो क्या हुआ कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है एच न्यू नोट, यहां तक न्यू नोट तक आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता ही नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है तो मैं क्या बोल देता हूं कि आपके पास इस पोजीशन तक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, 0। उसके बाद क्या होगा, फाई इज ए कांस्टेंट, जैसे जैसे एम एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी साथ साथ वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यहां पर फाई इज ए कांस्टेंट, एक लिमिट के बाद जब ये एम एक्स की वैल्यू सी से ज्यादा हो जाए तो उसके बाद जैसे जैसे एम एक्स बढ़ाओगे आप, सी का वाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। आद्या, हाँ सर, बढ़ेगा। तो अगर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा तो ये इस तरह से कर्व आपका ऑब्टेन हो जाएगा कि ये वैल्यू कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी का बढ़ता जा रहा है विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आशय, पर सर फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? हम लोग को तो एनर्जी इंक्रीज करना पड़ जाएगा ना। काइनेटिक, क्योंकि एनर्जी आपकी किस फॉर्म में जा रही है, जब इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर निकल एच गया। न्यू। एच न्यू, एच न्यू किसकी फ्रीक्वेंसी थी, रेडिएशन की, है ना। हाँ हाँ वो सारी की सारी ट्रांसफर किसको हुई, इलेक्ट्रॉन को। हाँ। अब इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी यूज कर दी मेटल सरफेस से बाहर निकलने में, और कुछ एक्सीलरेशन में, मतलब वो और कुछ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो हाँ। एच न्यू जितनी भी एनर्जी सप्लाई हुई थी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस बाहर निकलने में फाई, है ना। अब मैंने बोला कि जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी है वो तो फिक्स वैल्यू है, फाई एक फिक्स वैल्यू आएगा हर एक मेटल के लिए, कांस्टेंट। हाँ। है ना, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे मैं एच न्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ इसको, वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। हाँ, अब समझ आ गया, वो वैल्यू तो उसी के इक्वल है ना। हाँ। हाँ हाँ। आशय, डाउट है इस पार्ट में? लो नहीं है। आयुष, आयुष, नो, ठीक है। प्रणव, नहीं है सर। नहीं है, बहुत बढ़िया, सब लोग एक्सपर्ट हो गए, इसका मतलब तो ये है कि डाउट ही नहीं आ रहा है, तो चलो अच्छी बात है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी और न्यू का कर्व कैसा होगा, ऐसे होगा। आप मुझे एक काम करके दो,
मैं इसी इक्वेशन को लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं और आप कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा -5। ये आपका, क्योंकि आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिख दिया, एच सी बाय लैम्डा -5। अभी आपको प्लॉट करना है एक कर्व इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में एक कर्व मुझे प्लॉट करके दिखाइए, कैसा आएगा। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में एक कर्व मुझे प्लॉट करके दिखाइए। सर वो जो दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, फिर आप उसमें से c लेकर के उस इक्वेशन में कैसे ले जा रहे हैं? नहीं, मैंने इस इक्वेशन को बताया कि ये इक्वेशन कैसे दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिखाई जैसे दिखाई दे रही है। हाँ, तो वो जो आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व कैसा आता है, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो कर्व कुछ ऐसा आएगा। ओके आद्या, इस स्ट्रेट लाइन का कर्व कुछ ऐसा आता है, y और x इस तरफ प्लॉट करें, ये वैल्यू क्या होती है, c के बराबर आती है। c तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा कैसे आया, हम वो पूछ रहे हैं। वैल्यू पुट किए क्या? यहां पर क्या किया, लैम्डा इज इक्वल न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है। हाँ, मैंने क्या कर दिया, न्यू की जगह क्या रख दिया ऊपर वाले इक्वेशन में, c बाय लैम्डा। ये c और वो c सेम नहीं है, हाँ, बस वही पूछना था कि वो वैल्यू कहाँ से आया, वो वैल्यू भूल गए। c तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट है। ये आपको एक इक्वेशन दी थी मैथमेटिक्स की कि इस इक्वेशन को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, वो तो पता था, इसलिए तो पूछे कि वो तो उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसको एक सर बार इसका प्लॉट करने की ग्राफ कोशिश कैसे कर। प्लॉट होगा? नहीं हो रहा मेरे से। नहीं हो पा रहा, चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा -5। अब एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5 करने के लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5। वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 0। लिमिटिंग जो काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा, कब आएगा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं जिस पर ये वैल्यू 0 आ रहा है। उसके बाद जैसे जैसे मैं लैम्डा को कम करता जाऊंगा तो एच सी, ये पूरा एच सी बाय लैम्डा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू मैं डिक्रीज करूंगा, एच सी बाय लैम्डा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, हाँ, है ना। सो लैम्डा का वैल्यू जैसे जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूं, एच सी बाय लैम्डा बढ़ रहा है, मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा आने लगेगा। और जब लैम्डा को इनफाइनाइट पे अप्रोच करा दूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ले जाऊं ना, लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे ले जाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसा आ रहा है क्या। लैम्डा को जब मैं 0 कर देता हूं तो ये एच सी बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट -5 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट से कुछ भी माइनस करो आपका क्या बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। आद्या, हाँ सर, ये तो आता है। हाँ ये आता है, तो कुछ ऐसा करो आ जाएगा, देखिए इनफाइनाइट पे टच टच कर रहा होगा आपका। इस तरफ लैम्डा प्लॉट किया है, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी, और इनफाइनाइट पे ये कर्व आपका टच कर रहा होगा किसको, वाई एक्सिस को। थोड़ा और अच्छे से अगर कर्व बनाए,
ऐसा कुछ। आद्या समझ आया कैसे किया? हाँ सर, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, इस ग्राफ में किसी और को कोई डाउट? देखो, अगर आपको ग्राफ नहीं प्लॉट करना आ रहा है तो आप किसी तरह ग्राफ में 3 पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। 3 पॉइंट से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, हाइपरबोलिक आएगा, पैराबोलिक आएगा या इलेप्टिकल आएगा। एक आइडिया आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 ही पॉइंट लिए हैं, एक जीरो वाला एक इनफाइनाइट वाला, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये ग्राफ यहाँ पर मिल गया है। आप अपने वे से भी डिजाइन कर सकते हो, मैथमेटिक्स आप अपना लगा के भी कर सकते हो, आंसर इसी की तरफ जाना चाहिए। चलिए, सर जरूरी है हर टाइम हम लोग वैल्यू 0 और इनफाइनाइट में ही लें? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला कोई भी 3 पॉइंट आप अपने अच्छा। अकॉर्डिंग देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स यूज कीजिए। मैंने तो अपने लिए, मेरे को जो सहूलियत लगा, इजी लगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देख लिया। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है? हाँ। चलिए, यहां से अगर इतनी बात समझ आ गई हो तो मैंने ये सब कुछ कर लिया। अब अगर मुझे इस करंट को रोकना है तो मैं एक सिंपल सा काम क्या कर सकता हूं? मुझे इस करंट को रोकना है। अब ये सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल होता है इस केस में। इस करंट को मुझे रोकना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने से पहले रोकना है। या इससे पहले एक काम करो, मैं कुछ न्यूमेरिकल दे देता हूं, उसके बाद आते हैं इस पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना सारा थ्योरी कहां से आ गया। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। A light source of wavelength lambda, a light source of wavelength lambda illuminates a metal and ejects, a light source of wavelength lambda illuminates metal and ejects photoelectrons with kinetic energy is equal to 1 electron volt. एक लैम्डा वेवलेंथ की लाइट डाली तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। Another light source of wavelength lambda by 3, another light source of wavelength lambda by 3, another light source of wavelength lambda by 3 ejects photoelectron with kinetic energy 4 electron volt. Ejects photoelectrons with kinetic energy is equal to 4 electron volts. You have to find out the wavelength lambda as well as work function. लैम्डा क्या होगा और वर्क फंक्शन क्या होगा, ये आपको निकालना है। वर्क फंक्शन एंड लैम्डा दोनों आपको निकालने की कोशिश करनी है। एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, उसके बाद आप देखिएगा। यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी रख दी है? 1। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा का लैम्डा रख दिया पहले इक्वेशन के लिए, -5। मुझे फाई का वैल्यू नहीं पता। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या हुआ? 4 इज इक्वल टू HC 3HC बाय लैम्डा -5। ठीक है,
मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, -3 इज इक्वल टू -2hc/लैम्डा। माइनस से माइनस हट जाएगा, hc/लैम्डा इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया आपके पास, 3/2। hc/लैम्डा कितने बराबर आ गया, 3/2। डन इतना बात। Sir, phi 1/2 है। मैं निकाल देता हूं साथ साथ। 1 इज इक्वल टू hc/लैम्डा की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 3/2 माइनस 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 माइनस 1, दैट इज 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ रहा है। हाँ सर। 5 इज इक्वल टू 1/2। यही वैल्यू जो hc/लैम्डा की निकल के आई है वो मैंने पहले इक्वेशन में फीड की और 5 की वैल्यू मैंने निकाल दी, ठीक है। और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं। आद्या इतनी बात समझ आई? नहीं आई समझ कुछ भी। नहीं आई। मैंने इस इक्वेशन को यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा माइनस 5। वो जो हम लोग पहले निकाले थे। हाँ, अपने को दो कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या क्या गिवन है, आपके पास जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आप डालते हो तो काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे फाई का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1, लैम्डा को लैम्डा रख दिया, फाई को फाई रख दिया, ठीक है। हाँ सेकंड, इसी तरह से अगर मैं λ/3 डालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो हम लोग लैम्डा का वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी मतलब इस केस में निकाल के दिखाऊंगा मैं लैम्डा क्या हाँ। निकलता है। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप कोई फ्रीक्वेंसी डाल सकते हो, कोई भी वेवलेंथ डाल सकते हो, है ना। तो अगर मैं λ/3 डालता हूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 इज इक्वल टू λ/3, यहाँ पे पुट किया तो 3 ऊपर चला गया, 3hc/λ माइनस 5। हाँ इस फिर हम लोग इक्वेशन में कैंसिल से आउट इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट इक्वेशन क्या बचेगी, -3 इज इक्वल टू -2hc/λ। हाँ इतनी बचेगी। हाँ, hc/λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाँ तो आ गया यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। फिर उस साइड हम लोग 5 का वैल्यू निकाल लिया। 3 नहीं है, 3/2 है। हाँ 3/2। सो यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन वापस से hc/λ की वैल्यू पुट कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दी हम लोग। हाँ फाई का वैल्यू निकाल दिया, कितना निकल के आया, 1/2 आ गया आप समझ। अमन, हाँ सर। ये समझ आया क्या बताया? हाँ सर अभी आया। लेट ज्वाइन क्यों किया आज? सर सोए रह गए थे। अरे रे। कोई बात नहीं, चलिए ये समझ आ गया हो तो ये पार्ट हटा दूं मैं। हाँ मुझे दूसरी चीज क्या निकालनी थी, मुझे दूसरा चीज निकालना था वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो आपको पता है hc/λ इज इक्वल टू 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और hc का वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बता रखा है, कितना बताया है, hc का वैल्यू मैंने आपको बताया था 12420 होता है। hc का वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम 12420 होता है, और लैम्डा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा,
12420 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। इतना बात समझ में आए क्या किया? हाँ, ये समझ आ गया। ठीक है। अमन, आशय, आर्यन, अमन, आशय, आर्यन, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। सर 12420 कहाँ से है सर? अमन, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि एचसी का वैल्यू अगर आप जूल में रखेंगे तो एच का वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 है, और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 है। करेक्ट? हाँ सर। है ना? अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी यूनिट चेंज कर दें, तो वैल्यू निकल के आता है 12420। एक क्लास में आपको कैलकुलेट भी कराया है, आपने खुद कैलकुलेट किया था अमन, एक क्लास में 12420 एनर्जी, जहां पर मैं आपको सिखा रहा था कि कितना रेडिएशन देने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो उसके मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वहां पे आपको बताया था। अमन, माइक ठीक है। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे एक और न्यूमेरिकल दे दूं आपको। यस सर। लिखिए, electromagnetic radiation having lambda electromagnetic radiation having lambda 310 angstrom, electromagnetic radiations having lambda 310 angstrom is subjected to a metal sheet having work function 12.8 angstrom, 12.8 electron volt, is subjected to a metal sheet having work function 12.8 electron volt. What will be the maximum velocity आपको निकालना है for a photoelectron having kinetic energy maximum. Having maximum kinetic energy, किसी क्वेश्चन रिपीट कराना है? तो सेकेंड पार्ट क्या है उसका? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैलेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉनिक? What will be the maximum velocity for a photoelectron having maximum kinetic energy? आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है फॉर ए फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी निकालना है मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी जो आपको कैलकुलेट करना है वो मीटर पर सेकंड में करना है। मास क्या है? मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता श्रेया? अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
So हाँ जी श्रेया बोलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके वेलोसिटी निकाला है क्या? तभी निकल पाएगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। मीटर पर सेकंड में एसआई में पहुंचना है ना, तो हाँ। जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। मेरा देखिए तो भेजे भेजे हैं सर। 3 × 10⁻⁴ 3.1 Three- × 10⁻⁶ 3.1 × 10⁻⁶ मे भी प्रोबेबल है, ऑप्शंस में है। 1 मिनट में चेक कर देता हूँ। 16 बिल्कुल परफेक्ट है अमन, सही है एकदम, बिल्कुल सही है। तो मेरा आ रहा है 3.7 में 10⁻⁶ 3.7 into 10 × 10⁻⁶ नहीं, आपका तो गलत है प्रणव, आपका भी गलत लग रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 10⁻⁻31 नहीं प्रणव, आपका गलत है। 6 × 10⁻⁴ ठीक है, गलत है प्रणव आपका। श्रेया आपने क्या बोला था? 3 × 10⁻⁷? 3.7 into 10⁻⁶. 3.7 में कुछ मिस्टेक है, 3.1 के आसपास होना चाहिए। बाकी लोग, आयुष सर निकाल रहे हैं। करो।
सो Hc की वैल्यू 12480 था। 420 आपकी कॉपी में करा रखा है आद्या पहले भी, चेक हाँ करो। वो पता है, वो वैल्यू तो हमको आता है, याद नहीं है, मतलब कैसे आया वो पता है। हाँ चलो कोई नहीं, 12420 है। हाँ श्रेया बोलो। सर अब आ रहा है 3.09 into 10 raised to अब परफेक्ट है, परफेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही आ जाए बताना। आद्या कुछ हुआ? सर इलेक्ट्रिक वोल्ट दे रखा है, तो वो इज इक्वल टू तो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, पर यहाँ पे वर्स्ट। नहीं 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 नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप एसआई में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि अच्छा मैंने उसको आपसे जूल आंसर में, एसआई में पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो काइनेटिक एनर्जी के लिए। अच्छा एसआई में करना है। हाँ, वन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको यूज करो। सर कन्वर्ट करके 2.48 इंटू 10⁻⁻20 जूल। नहीं, फिर मुझे वेलोसिटी के वैल्यू निकाल दो ना। इसको इक्वल कर दो हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है। चलिए मैं सोल्व करता हूं। 12420 डिवाइड बाय 310 minus 12.8 is equal to kinetic energy. Kinetic energy is equal to 40 minus 12.8 कितना आ जाएगा? 27.2 electron volt, and that is also equal to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। इतना आ गया क्या? यही आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो इतने जूल के बराबर। आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 27.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास का वैल्यू मैं रख रहा हूं यहां पे हाफ
into 9.1 into 10 raised power minus 31 into v स्क्वायर, ये इतने के बराबर हो जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 27.2 into 1.6 into 10 raised power minus 19 डिवाइड बाय 10 raised power minus 31 into कितना हो जाएगा 9.1 into 2। हाँ, that is also equal to 27.2 into 1.6 into 10 raised power minus 31 को मैं ऊपर ले गया, कितना हो गया 10 raised power minus 12 10 raised power plus 12 डिवाइड बाय 2 into 9.1। इसको कैलकुलेट कर देना, अंडर रूट ले लेना, ये v के बराबर आ जाएगा। ठीक है क्या? सर आप कहाँ कन्वर्ट किया उसको जूल में 12.8 को? 1.6 into अच्छा 10 हाँ, raised power। और फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ही तो होता है काइनेटिक हाँ। एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया ना, ये काइनेटिक एनर्जी निकाल ले क्या? हाँ समझ इसके आ गया। बराबर रख दिया हाफ mv स्क्वायर। आशय, आर्यन, आयुष, परम, प्रणव हाँ सर। आ गया। चलिए नेक्स्ट दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूं क्या मैं अभी? यस रेडिएशन कोरस्पोंडिंग to a transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 in hydrogen atom falls on a certain metal having work function 2.5 electron volt. Falls on a certain metal having work function 2.5 electron volt. The maximum kinetic energy of photoelectrons will be. The maximum kinetic energy of photoelectrons will be. बताइए क्या आएगी? सर। हाँ जी सर n इक्वल टू 4 उसके बाद क्या बोले सर? एक From लाइन n is छूट equal to 4 to n is equal to 2. मैंने क्या बोला? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। रेडिएशन कोरस्पोंडिंग टू ए ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 in hydrogen atom falls on a certain metal having work function 2.5 electron volt. Falls on a certain metal having work function 2.5 electron volt. The maximum kinetic energy of photoelectrons will be.
क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। अमन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो बहुत कम वैल्यू है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है श्रेया। अगर जूल में निकालोगे तो काफी कम आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप चेक करो कि इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में जंप करता है तो कितनी एनर्जी निकल कर आएगी। इस केस में कितनी एनर्जी आपकी आएगी 4 से 2 में, एनर्जी गैप क्या होगा। तो पहले 4 का एनर्जी निकाल लो, फिर 2 का एनर्जी निकाल लो और फिर दोनों का गैप चेक कर लो। आद्या, फॉर्मूला क्या था किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का? सर याद ही नहीं है। भाई आद्या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब तो ये है कोई चीज याद ही नहीं है आपको तो। गलत नहीं है ये बात? हाँ है। बोर मॉडल के अंदर हुआ था कि एनर्जी किसके बराबर होती है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाँ तो याद करो, ऐसे मत करो, गलत हो जाएंगी चीजें। हम इसलिए तो वापस रिपीट करके देख रहे हैं ताकि याद आ जाए सर। हाँ, बट एटलीस्ट अपने नोट्स डेली रिवाइज कर लिया करो। जब भी हाँ। क्लास ओवर हो ना, आप सबके लिए एक सजेशन है, जैसे ही सर क्लास देखिए ओवर तो हो, जैसे ही क्लास ओवर हो, आप क्या कर सकते हो कि क्लास ओवर होने के आधे घंटे बाद एक बार 5-7 मिनट के लिए नोट्स अपने रिवाइज कर लीजिए डेली के डेली। और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आप एक बार पुराने नोट्स को देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत हेल्प करती है। अमन, आपका आंसर सही लग रहा है। सर मैंने भी भेजा। 71 नहीं, गलत दिखा रहा है अमन। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, ऐसा कैसे हो सकता है। अमन गलत है, कुछ छोटा सा मिस्टेक है, गलत बहुत है ही सर। छोटा। मैंने भी भेजा। श्रेया, आपका भी गलत है। अमन का भी गलत है, श्रेया का भी गलत है। सर मेरा 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, गलत है। तो मैंने भेजा। हाँ, प्रणव का ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी 13.6, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू कितनी 16। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी 13.6 इंटू 4। इन दोनों का 0.05। एनर्जी गैप कितना होगा 13.6 1/16 - 1/4। ये एनर्जी गैप होगा दोनों के बीच में विद ए माइनस साइन। माइनस साइन ना, नेट मिला के अपने पास वन कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये वैल्यू कम है, तो अपन ने क्या करना चाहिए
ज्यादा में से कम को माइनस करो ताकि गैप निकल जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। 13.6 कितना हुआ 16, और यहां कितना आया 4 माइनस 1। सो 13.6 इंटू 3 डिवाइड बाय 16, ये एनर्जी गैप आपका आ जाएगा। ये एनर्जी गैप है 4 से 2 के ट्रांजिशन में। इतनी बात ठीक है? हाँ। चलिए नेक्स्ट अपने को देखना है एच सी बाई लेमडा की वैल्यू पता चल गई आपको 13.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 16 माइनस 5 2.5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना है सर एक बार, 2.55 2.55 आएगा माइनस 2.5, कितना आ जाएगा आपका आंसर 0.05। श्रेया कहाँ मिस्टेक हुई थी? सब्ट्रैक्शन। गलत बात है। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। मैं पहले ना रेडवर्क कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन था ना 1 बाय लैम्डा वाला, हाँ पहले मैं उससे निकाल रही थी कि मैं पहले लैम्डा निकाल लूंगी, उसके हाँ बाद फिर एच सी बाय लैम्डा माइनस उससे ठीक है। कर, उससे भी आ जाता आंसर। देखो रेडबर्ग कांस्टेंट वाले के केस में आपके पास वेव नंबर निकल के आता है। उसको रिवर्स कर देंगे ना। वेव नंबर को आपने रिवर्स कर दिया, वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में निकल के आता है। अच्छा। हाँ मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। फिर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो फिर अगेन आपको हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हाँ पड़ेगा, पूरा मतलब प्रोसेस जाएगा। ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया है। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और दे रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ये आपको सिंपल सा हर किसी से हो जाना चाहिए। कैलकुलेट कैलकुलेट मोमेंटम of an electron ejected calculate momentum of an electron ejected from a metal surface when light of wavelength 3100 angstrom falls on a metal surface having work function 1 electron volt. Falls on a metal surface having work function 1 electron volt. आयुष आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर रहे? हो गया सर। अमन ने कर भी दिया, बड़ा फास्ट किया। मैं नहीं आयुष सर से हो पूछ गया, रहा। नहीं हो गया क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। निकालना क्या है? मोमेंटम निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है लाइट की जो फॉल कर रही है, और आपको वर्क फंक्शन गिवन है।
बताइए। कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है। So हाँ जी श्रेया बोलो। 9.282 into 10 raised to power minus 25 ये भी प्रोबेबल है, मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। kg meter per second. केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू -5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 12420 डिवाइड बाय 3100 -5 दैट इज 1। ये कैलकुलेट करोगे आप अराउंड 4 के आसपास, मतलब काइनेटिक एनर्जी शुड बी अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना था कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। V square is equal to 6 into 1.6 into 10 raised to power -19 into 10 raised to power 31 divided by 9.1। 6 into 1.6 अराउंड ये 10 के बराबर, डिवाइड बाय 9.1 जब आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाना चाहिए? 1.1 के आसपास इंटू 10 रेज टू पावर 1.05 आ रहा है. 1.05 इंटू 10 रेज पावर कितना हुआ? Well, plus 12. +12। v इज इक्वल टू कितने बराबर आ जाएगा? 1.03 कर दूं मैं कुछ इंटू 10 रेज पावर 6। ठीक है क्या श्रेया? मेरा 1.02 आ रहा है. 3 भी सही नहीं है, 2 भी सही नहीं है। खैर अज्यूम कर लो 1.03 या 1.02 जो भी तुम अज्यूम कर रहे हो। अब आपको mv की वैल्यू निकालनी है। यही मोमेंटम होता है 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 इंटू 1.03 इंटू 10 रेज पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.2. 9.2 इंटू 10 रेज पावर -25 हाँ सर. kg meter per second. केजी मीटर पर सेकंड। देखिए किसको क्या डाउट है बताइए। किसी कोई डाउट है तो बताइए इस पार्ट में नहीं क्या है। किया। नहीं है तो आज का क्लास यहाँ एंड करें? हाँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम सबका वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात आद्या। सर 1 मिनट सर लिख लेते हैं। हाँ लिख लो आराम से, कोई बात नहीं। जहां भी दिक्कत आए ना आप वीडियोस को रिपीट में देख सकते हो। इसी वजह से मैंने वीडियोस डाले हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट आप चेक कर लो कि ये यहां से कॉन्सेप्ट कराया गया था।
हो गया सर। ठीक है, चलिए बाय। हाँ बाय सर। Thank you. बस थैंक्स। थैंक यू सो मच।